हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हो सकता है जब आप अपना आईटीआर भर रहे होंगे अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, आप ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर देते होंगे। पीछे आपने किया हुआ है, इस साल ना करें। तो ये वीडियो आपको उसी चीज़ के लिए है। तो यहाँ 20 कॉमन आईटीआर मिस्टेक्स है जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपको अवॉइड करनी है। हमेशा थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा तो मिस्टेक्स नहीं होंगी, ताकि आपका जो है एरर फ्री रहे प्रोसेस, और आपका रिफंड जो बनता है तो वो टाइमली आ जाए, और प्लस आपको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज या नोटिस का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो आपको आईटीआर फॉर्म का सही करेक्ट करना है। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आपका कौन सा आईटीआर फॉर्म है, तो उसके लिए भी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है, जाकर उसको ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम इन शॉर्ट में देखिए तो जो आईटीआर 1 होता है इंडिविजुअल के लिए होता है। अगर आपकी सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, कोई लॉटरी विनिंग ऐसा कुछ नहीं है, और अगर आपकी या फिर आपके इनकम 50 लाख तक के, तब आपको जो आईटीआर 1 फाइल करना है। आपका आईटीआर 2 है तो इसका मतलब आईटीआर 2 है तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी कोई बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो उनका आईटीआर 2 जाएगा। आईटीआर 3 उनका जाएगा जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है, वो आईटीआर 3 फाइल करेंगे। आईटीआर 4 जो होता है सभी के लिए होता है, पर एलएलपी को छोड़ के जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक जाती है, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है, या फिर आप 44A डी 44A डी ए 44A इसमें जो है आप अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं डिटेल्स को फिल करके। तो ये था इन शॉर्ट में। डिटेल में आपको देखना है तो आप नीचे दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस से भी फ़र्क पड़ता है कि आपका आईटीआर में क्या जाएगा। वो भी आपके अफेक्ट करती है टैक्स लायबिलिटीज़ को। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपको ज़रूरी नहीं है आईटीआर फाइल करना। प्लस रेसिडेंट के लिए भी एक रूल होता है, 182 डेज आपको फाइनेंशियल ईयर में आपको इंडिया में रहना होता है। ठीक है, यानी 60 डेज इन अ ईयर, 365 डेज इन अ प्रीसीडिंग फोर ईयर, या फिर जो है कई सारे 4 सालों का मिला के भी आपका ऐसा हो सकता है 60 डेज अगर आप एवरी 4 ईयर्स तक रहते तो। नेक्स्ट नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट डजेंट मीट द क्राइटेरिया ऑफ रेसिडेंट। तो अगर रेसिडेंट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करे तो आप नॉन रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद है RNOR हैज़ बीन नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, हैज़ लिव्ड इंडिया लेस देन 720 डेज इन द लास्ट 7 ईयर्स। नॉन रेसिडेंट है अगर वो 10 प्रीवियस ईयर में से 9 साल में इंडिया उससे लेस टाइम में रहते हैं और सारा मिलाकर 729 डेज हो जाता है, तो भी आप आईटीआर फाइल करने के एलिजिबल है। उसके बाद है फाइलिंग डिटेल्स एक्यूरेटली। आपको नेम, डीओबी, पैन कार्ड, आधार, एड्रेस सब कुछ प्रॉपर फाइल करना है। आप उसमें मिस्टेक मत करिए, और हाँ, पैन और आधार तो ज़रूर लिंक करके रखिए। उसके बाद है आप आईटीआर को टाइमली ज़रूर फाइल करें। एवरी ईयर 31 ऑफ जुलाई जो होती है इसकी लास्ट डेट होती है, तो वो आप फाइल करें। उसके बाद भी 31 जुलाई के बाद भी आप फाइल कर सकते हैं, बट आप क्या होगा, आप ओल्ड रिजीम को आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका ओल्ड रिजीम में ज़्यादा डिडक्शन बनता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो आप 31 जुलाई से पहले ही उसको फाइल कर लीजिए। उसके बाद आप फेक डिडक्शन को अवॉइड करिए, क्योंकि इलीगल होता है। हाँ, ये बात सही है कि जब आप आईटीआर फाइल करते हैं उस समय आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते, बट हाँ, बाद में आपसे किसी भी साल में डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट मांग सकता है, तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज हो जाएगी। एक तो ये रहेगा जितना आपने फेक डिडक्शन क्लेम किया वो तो आप रिटर्न देंगे ही, प्लस आपके फाइन, इंटरेस्ट, इन सब के साथ आपको वो लौटाना होगा। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। इसके बाद है राइट टैक्स रेजिम को आप चूज़ करिए। आपको न्यू में लोअर टैक्स लगता है, आप न्यू चूज़ करिए। ओल्ड पे तो लोअर टैक्स लगता है, आप ओल्ड को चूज़ करिए। आप प्रॉपर चीज़ों को देखिए, उसके बाद आप फाइल करिए। अगर हम डिटेल में देखें तो जो आपका ओल्ड रिजीम है और न्यू रिजीम है, दोनों में 2.5 लाख तक पे एग्जामेशन मिला हुआ है। उसके बाद है जो न्यू रिजीम, सब पे क्या है, जो रेट ऑफ टैक्स है वो कम है। जैसे कि आप ओल्ड में देखेंगे तो 20% है 7.5 लाख तक, बट यहाँ 10% है। उसके बाद 5 से 10 तक 20 है, न्यू में 15 है। उसके बाद 10 to 12 लाख में 30 है, न्यू में 20 है। 12.5 लाख पे 30, 25, और 15 लाख से ऊपर जाता है तो इसमें दोनों ही 30 है। बट इसमें बेनिफिट ये है कि आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, कब आपको रिबेट मिल जाती है, जिससे आपकी 7 लाख तक की जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। उसके बाद आपको AIS और AS26AS ज़रूर इसको रिव्यू करना है। ठीक है, आपका कोई भी डेटा अगर 26AS और AIS में दिख रहा है, आप उसको इग्नोर नहीं करना है। बट हाँ, अगर कोई डेटा ऐसा है जो इसमें नहीं दिख रहा है तो आपको उसको भी नहीं छोड़ना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एप देखेंगे तो E वेरीफाई, अपने आईटीआर को E वेरीफाई ज़रूर करें, ताकि वो हैंड टू हैंड जो है वेरीफाई होकर फाइल हो जाए। आपको टर्नओवर में अपना जितना जीएसटी दिख रहा है वो भी आपके आईटीआर से मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मिसमैच करते हैं तो इसी से सिक्योरिटी और पेनल्टीज जो होती है वो लग सकती है आपके ऊपर। बैंक वैलिडेट ज़रूर करना है, ताकि जो आपका आईटीआर का रिफंड बन रहा है वो
प्रॉपर आपके बैंक में आ जाए। कोई भी आपका टीडीएस कटा होगा तो वो आने के लिए जो है आपका बैंक वैलिडेट होना ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ आप आईटीआर फाइल करने से पहले करेंगे। इसके लिए भी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है, तो आप उसको देख लीजिए डिटेल में और हाँ उसको ध्यान रखिए सारी चीज़ें। उसके बाद आपका कोई भी लॉस है तो उसको प्रॉपरली करेक्टली फाइल कीजिए, ताकि आप उसको आगे जो है नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकें। नेक्स्ट देखेंगे फाइलिंग रिक्वेस्ट फॉर्म। कुछ फॉर्म की आपको ज़रूरत होती है। अगर आपका सैलरी अरियर आपको मिला है तो 10(1)(e) ज़रूरत होगी। अगर आप न्यू रिज्यूम ऑप्ट कर रहे हैं तो 10(1)(e) में आपको ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं 80DD 80 UO फॉर सीवियर डिसेबिलिटी है तो वहाँ पे आपको 10(I)(A) फॉर्म भरना है। उसके बाद अगर आप क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 80GG के अंदर तो आपको 10(B)(A) फॉर्म ये ज़रूर डिक्लेयर करना है। ये आपको वहीं पे जब आप फाइलिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है नॉन रिपोर्टिंग इंटरेस्ट इनकम। कई बार क्या होता है जो टीडीएस कट जाता है जिन इंटरेस्ट पे, हम उसी को फाइल करते हैं क्योंकि वो तो दिख जाता है। कई बार कुछ बैंक्स में ऐसे होते हैं टीडीएस नहीं कटता है क्योंकि वो लिमिट ही पार नहीं होते। तो ऐसा नहीं करना, आपको अपने सारे इंटरेस्ट जो आपके एआईएस में दिख भी नहीं रहा है तो भी आपको उसको फाइल करना है। उसके बाद है आपको पे लेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपको ऑन टाइम टैक्स पे नहीं करना है। पे लेटर से क्या होगा, आप एट द एंड मोमेंट पे भी आप उसको प्रॉपर चेक कर पाएंगे। कुछ भी चेंजेस करने तो वो आप कर पाएंगे। उसके बाद देंगे ऑप्टिंग ऑफ चीप कंसल्टेशन। इसमें यही कि देखिए आप अपना आइडिया किसी से भी फाइल ना करवाएं, किसी भी प्रोफेशनल से हमेशा फाइल करवाएं अगर उसमें ज़्यादा ही कोई कॉम्प्लिकेशंस है, ज़्यादा ही आपकी इन्वेस्टमेंट है तब। ठीक है, और नॉर्मली आपका आइडिया रहता है वो आप कर सकते, कोई इशू नहीं है। डूइंग बिलो ट्रांजेक्शन बट नॉट फाइल आईटीआर। अगर आपका ये ट्रांजेक्शन है तो और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो भी आपका प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज आपकी इनकम तो नहीं है बट आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, या 50 लाख रुपीज़ आपने एक से ज़्यादा, जैसे 2 करंट अकाउंट है आपने 50-50 लाख डिपॉजिट कर दिया तो भी प्रॉब्लम है। आपके 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर हो गया है या फिर फॉरेन ट्रैवल है, आपने एक साल में 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी इनकम नहीं है। और बेनिफिशियरी आपके आपके आउटसाइड इंडिया में प्रॉपर्टी है, बेशक से आपने उसको परचेज नहीं किया बट वो आपको मिले तो भी आपको फाइल करना पड़ेगा। आपके फॉरेन बैंक में अकाउंट है, आपकी ग्रॉस रिसिप्ट आप एक प्रोफेशनल और आपके 10 लाख की ग्रॉस रिसिप्ट हुई है तब भी आप फाइल करेंगे। और बिजनेस है, इफ़ टर्नओवर एक्सिस 60 लाख, अगर आपका बिजनेस है आपका टर्नओवर 60 लाख से ऊपर चला गया है, जीएसटी आपका दिखा रहा है तो भी आपको फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपका 25,000 से ऊपर का टीडीएस कटा है और अगर सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 का टीडीएस कटा है तो भी आप अपना आईटीआर को ज़रूर फाइल करेंगे। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करी है तो वो आप करना चालू कर दीजिए। आपको आईटीआर के इंटीमेशंस भी चेक करते रहने होंगे। जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करें, जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक आप उसको चेक करते रहिए। डबल चेकिंग ऑफ आईटीआर। आईटीआर को फाइनल सबमिट करने से पहले उसको डबल चेक ज़रूर करें, एक बार और चेक करें। उसके बाद है नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपर मेंटेन करके रखने हैं, जो भी आपने इनकम है, डिडक्शन है, जो भी चीज़ें आपने लिए ताकि आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके रखना है। इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स फाइलिंग करते हुए बेशक से वो नहीं मांगेगा आपसे डॉक्यूमेंट, बट बाद में वो आपसे ज़रूर डिमांड कर सकता है। तो आपको फ्यूचर के लिए रेडी रहना है। आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप आईटीआर के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने डिडक्शन क्लेम करी है, इसके आप डॉक्यूमेंट्स आप एवरी ईयर एक फाइल में इकट्ठे करके तभी रख दें ताकि बाद में आपको उनको ढूंढना ना पड़े। तो डबल चेक भी ज़रूर करना है। तो ये थे सारे 20 जो मेन अवॉइड मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एंड आपको वीडियो आई होप बहुत अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, तो इस तरह से देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।